Assalamu alaikum. Today's our next topic of chapter number 9 is the law of mass action. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था. रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज इन विच द two sided reactions are take place, means forward and reverse reaction, and at the equilibrium state both reactions are become equal. The rate of both reactions are become equal. Rate mean speed. ठीक है. सो अगर हम लेट्स सपोज कि भी हमने अगर केमिकल रिएक्शन देख रहे थे हाइड्रोजन का और आयोडीन का, एंड इट इज़ एन रिवर्सिबल रिएक्शन. इट मीन्स कि हाइड्रोजन आयोडाइड कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, एंड हाइड्रोजन आयोडाइड अगेन डिकम्पोज टू फॉर्म द हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैस. ठीक है. सो इट मीन्स के फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है. और कब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होता है, कब हमारे पास रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होता है, या रिएक्शन का जो रेट है, जो स्पीड है, वो क्या होती है और किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये हमारा आज का टॉपिक है. दैट इज़ द लॉ ऑफ मास एक्शन. सो जब हम फॉरवर्ड या रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी बताया था कि ये रिएक्शन डिपेंड कर रहा होता है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ठीक है. अगर तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन फिजिबल होता है, और अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी रिएक्टेंट से ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं कि रिवर्स रिएक्शन जो है वो फिजिबल होता है. ठीक है. तो इट मीन्स कि जो रिएक्शन है जो वो डिपेंड कर रहा होता है अमाउंट पे. जो रिएक्शन है इट इज़ द डायरेक्टली रिलेटेड विद द अमाउंट, नॉट द रिएक्शन, दैट इज़ द स्पीड ऑफ द रिएक्शन. कि रिएक्शन अब जाहिर कि जब हम जब बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है और तो साथ साथ रिवर्स भी हो रहा होता है, लेकिन वो चूँकि बहुत कम हो रहा होता है, नेग्लिजिबल होता है. मीन्स कि दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे होते हैं. अब किस रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी, किस रिएक्शन की स्पीड कम होगी, दैट डिपेंड्स द अमाउंट. ठीक है. अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट. तो अगर लेट्स सपोज मैं एक इक्वेशन अगर मैं देखती हूँ, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की टू फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो अगेन अगर स्टार्ट में क्या होता है कि भी हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा, वाटर बनता जाता है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी डिकम्पोज हो रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू सम गिवन कंडीशन. कुछ हम कंडीशन इस तरह से रखते हैं कि वो भी साथ डिकम्पोज हो रहा होता है और हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन चल रहा होता है. सो इट मीन्स कि इस वक्त रिएक्शन की जो स्पीड है दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड अमाउंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है. यहाँ पे हम एक और टर्म को यूज़ करेंगे, दैट इज़ द एक्टिव मास. एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास इज़ अ मास ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशी दैट आर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. यानी कि किसी भी रिएक्टेंट का या रिएक्टिंग स्पीशी का या रिएक्टिंग सब्सटेंस का वो मास जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव मास. अब इसका क्या मतलब है? हम इसी वाली इक्वेशन की एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल कि भाई जब ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, हमने जो हाइड्रोजन है वो लेट्स सपोज कि भी हाइड्रोजन की मैंने जो अमाउंट डाली हुई है दैट इज़ द 8 ग्राम. ठीक है. और जो मैंने ऑक्सीजन की अमाउंट डाली हुई है लेट्स सपोज दैट इज़ द 40 ग्राम. ठीक है. ये एक रफ़ अमाउंट है, यानी कि एक रिएक्टिंग चैम्बर के अंदर हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन डाली है ना, तो लेट्स सपोज जो मैंने डाली है उसके अंदर मैंने 8 ग्राम और 40 ग्राम डाली है, और मैंने जो वाटर मॉलिक्यूल बनाना है दैट इज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मैंने बनाने हैं. ठीक है. 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाने हैं. अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब मैंने ये 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाने हैं तो उस 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए मुझे 1 मॉलिक्यूल चाहिए ऑक्सीजन का और 2 मॉलिक्यूल चाहिए मुझे हाइड्रोजन के. ठीक है. अब इस इक्वेशन के ये वाली जो इक्वेशन है इसमें ये एक बैलेंस इक्वेशन है जो कि 2 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रही है. ठीक है. तो इस बैलेंस इक्वेशन ये 2 वाटर बनाने के लिए मुझे इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी कितनी इस्तेमाल हो रही है. दैट इज़ के मुझे पता है कि हाइड्रोजन का मास होता है 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है और 2 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हो जाएंगे 4. सो इस पूरे मॉलिक्यूल का मास क्या आ जाएगा 4 ग्राम. ठीक है. इस तरह से ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16. ठीक है. और यहाँ पे कितने एटम्स हैं
2, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि एक एटम का मास है 16 और 2 का कितना हो जाएगा 32। इज़ इट क्लियर? और ये 2 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं। 2 वाटर मॉलिक्यूल का मतलब है कि भाई एक हाइड्रोजन का एक एटम का मास है 1 और यहाँ पे कितने एटम है इसके 2 हैं, तो 2 मास हो जाएगा इस हाइड्रोजन का 16, इसका 16 + 2 18। 18 ग्राम जो मास है वो एक मॉलिक्यूल का, और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2 हैं, तो 18 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा 36। इज़ इट क्लियर? सो इसका मतलब है मुझे 2 वाटर मॉलिक्यूल जिसका मास 36 है, इतना मास बनाने के लिए मुझे 32 ग्राम मुझे ऑक्सीजन चाहिए और 4 ग्राम मुझे क्या चाहिए हाइड्रोजन। इससे रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि एट द स्टार्ट हमने रिएक्टिंग चैम्बर में कितनी हाइड्रोजन डाली हुई है, डेट इज़ 8 ग्राम, और ऑक्सीजन मैंने कितनी डाली हुई है 32। अब 8 ग्राम में से 4 ग्राम इस्तेमाल हो जाएगी, बाकी यहाँ पे कितनी रह जाएगी 4। 8 में से 4 इस्तेमाल हो गई है ना, तो बाकी 4 रह जाएगी। इसी तरह से 40 ग्राम में से 32 ग्राम ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गई, बाकी यहाँ पे कितनी रह गई है, डेट इज़ द 8 ग्राम ऑक्सीजन रह गई है। समझ आ गई है? तो अब ये 8 ग्राम में से 4 ग्राम ऑक्सीजन हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रही है, 40 ग्राम में से 32 ग्राम ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है। तो ये जो बैलेंस इक्वेशन में जो हमारे पास जितनी भी अमाउंट रिएक्टेंट की इस्तेमाल हो रही है, इस मैस को मैं बोलूँगी एक्टिव मैस। ये दोनों क्या चीज़ें हैं, ये एक्टिव मैस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास अमाउंट थी एक, ये हमारे पास मैस था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जो कि हमने रिएक्शन के लिए डाला था। अब इस मैस में से मुझे सिर्फ 2 ग्राम मुझे वाटर चाहिए था, और 2 ग्राम वाटर का मैस है 32। ये 2 ग्राम वाटर बनाने के लिए इक्वेशन से मुझे पता चला है कि 4 ग्राम मुझे हाइड्रोजन चाहिए और 32 ग्राम मुझे क्या चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, इसका यही मेरी रिक्वायरमेंट है, बाकी सारी क्या है ये एक्स्ट्रा है। ये 4 ग्राम जो बाकी रह गई ये एक्स्ट्रा है, और ये 8 ग्राम जो रह गई ये भी क्या है, ये एक्स्ट्रा है, ये मुझे नहीं चाहिए थी। ठीक है, जितनी मुझे चाहिए है वो हमारे पास क्या होगी एक्टिव मैस। इज़ इट क्लियर? सो आई कैन से डैट कि जो रिएक्शन की स्पीड है वो मैस पे डिपेंड करती है रिएक्टिंग सब्सटेंस के, यानी कि जो रिएक्शन कर रहा है। और हमेशा रिएक्शन कौन करते हैं, एक्टिव मैस, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। बाकी सारे मैसेज किस में चले जाते हैं, एक्स्ट्रा में। सो आई कैन से डैट कि रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन की जो स्पीड है, रेट ऑफ रिएक्शन, या इसको हम क्या आम वर्ड में मैं इसको क्या बोलूँगी स्पीड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि अमाउंट कितनी है। ठीक है, या मैं अमाउंट की बजाय मैं यहाँ पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूँगी, एक्टिव मैस। दैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैस। अब ये एक्टिव मैस किसका, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, इट डिपेंड्स कि हम रिएक्शन कौन सा ले रहे हैं। अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूँगी, ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन ये वाला है ना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो इसमें अब रिएक्शन कौन कर रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो एक्टिव मैस किसका होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यानी कि रिएक्टेंट का। लेकिन अगर मैं रिवर्स रिएक्शन की बात करूँगी, तो रिवर्स रिएक्शन का मतलब है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, डिकम्पोज होगा, और क्या बन जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये रिवर्स रिएक्शन है। अब इसमें कौन हो रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है। अब इसका जो मैस होगा वो क्या होगा, एक्टिव मैस। ठीक है, सो आई कैन से डैट कि रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन की जो स्पीड है इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द एक्टिव मैस। एक्टिव मैस किसका, ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, क्योंकि हम इस डेफिनेशन में किसी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि भाई फॉरवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन, तो मैं एक जनरल टर्म इस्तेमाल कर रही हूँ, रिएक्टिंग सब्सटेंस। रिएक्टिंग सब्सटेंस का मतलब जो उस वक्त रिएक्शन कर रहा है। फॉरवर्ड में रिएक्शन कौन करेगा, रिएक्टेंट, और रिवर्स में रिएक्शन कौन करेगा, प्रोडक्ट। इज़ इट क्लियर? सो मैं बजाय इसके कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वर्ड इस्तेमाल करूँ, मैं एक जनरल टर्म इस्तेमाल कर रही हूँ, रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक हो गया? अच्छा, सो दिस इज़, अब ये जो जितना ज़्यादा एक्टिव मैस होगा उतना ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन होगा, जितना कम एक्टिव मैस होगा उतना कम। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अगर आप हम कहते हैं ना कि भाई डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन में हम क्या पढ़ते हैं कि भाई मिक्सिंग होती है दो चीज़ों की,
फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, ऐसे ही है ना। या पानी को अगर आप फॉल करवा रहे हैं, ठीक है, ऊपर टैंकी में बहुत ज़्यादा पानी, नीचे एक बॉक्स में पानी नहीं है, आप पाइप के ज़रिए इस पानी को नीचे डालेंगे तो बहुत प्रेशर से पानी आएगा, पानी मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। तो ये दिस इज़ अ बेसिक फिनोमिना कि रिएक्शन में भी यही होता है कि रिएक्शन में भी हमेशा रिएक्शन हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे कंसनट्रेशन का मतलब अमाउंट जहाँ पे ज़्यादा है। Is it clear? So this is the basic definition कि rate of reaction or the speed of reaction is directly proportional to the active mass, ठीक है। अब ये एक्टिव mass, अब चूँकि ये भी हमारे पास रिएक्शन का मैस था, ये भी मैस था, ये भी मैस है, ये भी मैस है, इसको मैं एक्टिव मैस कह रही हूँ। तो एक्टिव मैस को हम लोग फिर रिप्रेजेंट भी अलहदा तरीके से करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि भाई मैं ये टोटल मैस की बात कर रही हूँ, एक बल्क अमाउंट की बात कर रही हूँ, या मैं सिर्फ उसी मैस की बात कर रही हूँ जो कि रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि एक्टिव मैस को हमेशा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय आ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और सो एक्टिव मैस इज़ आल्सो द कंसंट्रेशन। एक्टिव मैस कंसंट्रेशन ही है ना, अमाउंट ही है ना, वैसे तो ये बेसिकली रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट ही है, लेकिन ये वो अमाउंट है जो रिएक्शन में हिस्सा लेगा, इसलिए हम इसको एक्टिव मैस बोल रहे हैं। इज़ इट क्लियर? ठीक है। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है दैट इज़ अ अमाउंट, और अमाउंट के जो यूनिट होते हैं दैट इज़ द मोल पर डीएम क्यूब, यानी कि एक डीएम क्यूब के अंदर कितने मोल्स हैं। अगर तो 1 डीएम क्यूब के अंदर मोल्स ज़्यादा हैं, 5 मोल पर डीएम क्यूब है, तो 5 मोल पर डीएम क्यूब, और एक आपके पास लेट्स सपोज है जी 15 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। तो इसमें देखिए कि 1 डीएम क्यूब के अंदर 15 मोल है और 1 डीएम क्यूब के अंदर 5 मोल है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है, तो मैं कहूँगी कि ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड है और ये लेस कंसनट्रेटेड है। इसमें कंसनट्रेशन जो अमाउंट है सब्सटेंस की वो कम है और इसमें ज़्यादा है। इज़ इट क्लियर? तो इसका मतलब है कि ये वो वाला सब्सटेंस जिसकी कंसनट्रेशन 15 मोल पर डीएम क्यूब है, उसका रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द वो वाला रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की जो अमाउंट है वो 5 मोल पर डीएम क्यूब होगी। Is it clear? So active mass is represented by a square bracket and its unit is mole per dm cube. So repeat कर रही हूँ मैं, law of mass section क्या है? This is called as a law of mass section. Law of mass section क्या है? The rate of a substance या speed of a reaction is directly proportional to the active mass of reacting substance. वो reacting substance reactant भी हो सकते हैं और product भी हो सकते हैं. And this law of mass section was given by 2 chemists. ये 2 केमिस्ट का काम है. वन इज़ कॉल्ड एज द गोल्डबर्ग एंड सेकेंड वन इज़ द वेग, ठीक है. एंड दिस लॉ वाज गिवन इन 1869. Is it clear? So in a reversible reaction how we can apply this law of mass action? हमें definition तो समझ आ गई है, अब मैं इसको अप्लाई कैसे करूँगी. लेट्स सपोज हमारे पास ये एक केमिकल रिएक्शन है. ये मैं एक जनरल रिएक्शन की बात कर रही हूँ, और चूँकि रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगाऊंगी. दो हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंस है, लेट्स सपोज के ए एंड बी है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सी एंड डी बन रहा है, ठीक है. तो अब ये मेरे पास जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, और मैं इनके एक्टिव मैस को कैसे रिप्रेजेंट करूँगी. ए का एक्टिव मैस, चूँकि मैंने कहा है इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखूँगी. ये चीज़ इंडिकेट करेगा कि ये अब एक्टिव मैस है, ठीक है. बी को मैं क्या लिखूँगी, बी के गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट. इसी तरह से सी में क्या हो जाएगा, सी के गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट, और डी में क्या हो जाएगा, डी में के गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट. दैट इंडिकेट द एक्टिव मैस ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है. अच्छा, अब चूँकि मैं इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रही हूँ तो रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और रिवर्स रिएक्शन भी है. तो फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर हम लोग देखें, आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉरवर्ड रिएक्शन. तो फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है ए प्लस बी गिव अस सी एंड डी, ठीक है. तो इसमें जो रिएक्शन का जो रेट है, चूँकि मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रही हूँ, तो रिएक्शन का जो रेट है वो अब एक्टिव मैस हम किसका देखेंगे, डेफिनेटली रिएक्टेंट का, क्योंकि मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रही हूँ. तो इन अ फॉरवर्ड रिएक्शन जो रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन,
इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास, और यहाँ पे एक्टिव मास किसका आएगा, रिएक्टिंग का, रिएक्टेंट्स का। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, ए एंड बी, और इनका हम लोग एक्टिव मास लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे दिस इज़ अ बेसिक डेफिनेशन कि जब भी रेट ऑफ रिएक्शन है तो एक्टिव मास है। अगर एक्टिव मास एक से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे दो एक्टिव मासेस हैं, ठीक है, तो हम उन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। सो यहाँ पे डेफिनेशन बेसिकली क्या बन जाएगी आपकी, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑफ एक्टिव मासेस, ठीक है, किसके एक्टिव मास, ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। चूँकि हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन से होंगे, रिएक्टेंट। इज़ इट क्लियर, ठीक है। अच्छा, सो रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हम लोग इक्वलिटी का सिंबल लगाते हैं। जब भी इक्वलिटी लगाते हैं तो साथ में हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे जो मैं कांस्टेंट लगा रही हूँ, लेट्स सपोज स्मॉल के है ये, के एफ फॉर फॉरवर्ड, ठीक है, बाकी ए और बी एज इट इज़। समझ आ गई है। तो ये अगर चूँकि अब रिएक्शन रिवर्स है तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ रिवर्स रिएक्शन भी होगा। तो मैं अगर रिवर्स रिएक्शन के हिसाब से इसकी डेफिनेशन बनाऊँ तो रिवर्स रिएक्शन के हिसाब से क्या डेफिनेशन बनेगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। अब चूँकि हम इसमें रिवर्स रिएक्शन ले रहे हैं तो रिवर्स रिएक्शन में एक्टिव मास कौन होंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। और अब यहाँ पे प्रोडक्ट भी कितने हैं, दो प्रोडक्ट है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। समझ आ गई। जब भी दो या दो से ज़्यादा एक्टिव मास होंगे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, तो हमने जब उसका जब भी हम इसकी ये वाली इक्वेशन बनाएंगे तो हम एक्टिव मासेस को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इज़ इट क्लियर, ठीक है। एंड सेम इसी तरह से ही मैं यहाँ पे भी जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वलिटी लगाऊंगी तो अगेन यहाँ पे भी हम कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पे जो कांस्टेंट है के, और इसके नीचे मैं लगा दूँगी आर फॉर रिवर्स, और बाकी सी और डी एज इट इज़। सो दिस इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ दिस इक्वेशन, एंड दिस इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द रिवर्स रिएक्शन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अब चूँकि ये रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल है तो डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम यहाँ इसमें भी इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश हो जाएगी। और एट इक्विलिब्रियम स्टेट में हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या डिफाइन किया था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर, यही पता था ना। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इज इट क्लियर। मैं यहाँ पे ये मेरे पास एट इक्विलिब्रियम स्टेट में जो इक्वेशन आई है रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स, मैं यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करूँगी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की मेरे पास ये है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्विवेलेंट है, के एफ ए बी। तो मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड की जगह मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ के एफ ए एंड बी, इक्वल का निशान। इसी तरह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके इक्विवेलेंट है, के आर सी एंड डी। तो मैं यहाँ पे के आर सी एंड डी ये लिख सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये कांस्टेंट है और ये एक्टिव मास है, ये कांस्टेंट है और ये क्या है, एक्टिव मास है। तो मैं इस इक्वेशन में कांस्टेंट्स को अलग और एक्टिव मास को अलग कर दूँ, यानी कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगी, के एफ ओवर के आर। इसी तरह से कंसंट्रेशंस को अलग कर दूँगी, ये अगर इधर आ गया तो ये कंसंट्रेशन यहाँ पे, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सी एंड डी डिवाइडेड बाय नीचे कंसंट्रेशन कौन सी आ जाएगी, ए एंड बी की। इज़ इट क्लियर। इसको मैं इधर ले आई हूँ इसके नीचे, और इसको मैं इधर ले गई हूँ इसके नीचे। अब कांस्टेंट सारे इकट्ठे हो गए हैं और कंसंट्रेशन वाली टर्म सारी इकट्ठी हो गई है, ठीक है। अच्छा, जब भी हम दो कांस्टेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई, कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी नंबर, ठीक है। अब एक नंबर है उसको मैं किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करती हूँ तो आंसर फिर भी एक नंबर ही आएगा ना, यानी कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि 10 एक नंबर है और मैं इसको एक और नंबर यानी कि 2 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर क्या आएगा, 5। ये भी कोई एक नंबर ही आ रहा है, ये कोई वेरिएबल तो नहीं ना आया। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई भी दो कॉन्स्टेंट आपस में डिवाइड होते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, एक
दूसरा कांस्टेंट आ जाता है। तो ये दोनों कांस्टेंट आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, कोई एक नंबर कोई एक कांस्टेंट। ठीक है, तो लेट्स सपोज उस कांस्टेंट को हम लोग नाम दे देते हैं Kc। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बाकी वो जो दोनों चीज़ें हैं वो ऐसी रह जाएगी, C कंसंट्रेशन, D, A और B, ये एज इट इज़ रहेंगी। ठीक हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने ये रिएक्शन किस में ले लिया था, इक्विलिब्रियम स्टेट में लिया था। तो जो भी कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस चीज़ की समझ आएगी। ठीक है, तो अब ये तो हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन थी जिसमें कोई भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स वगैरह हमें कुछ भी उसमें कंसिडर करना नहीं पड़ रहा था। हम एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन देखते हैं। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज टेक एन अनदर एग्जांपल। अब दिस इज़ आल्सो अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, टेक एन अनदर इक्वेशन। अब यहाँ पे देखें, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें ए बी सी और डी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। ये मैंने स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी क्या लगाया है, ये स्मॉल ए स्मॉल डी जो है, ये ए बी सी जो है, दैट इंडिकेट द नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है, दैट इंडिकेट द नंबर ऑफ़ मोल्स, ये हमारी क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहा है। स्मॉल अल्फ़ाबेट नंबर ऑफ़ मोल्स को इंडिकेट कर रहा है। नंबर ऑफ़ मोल्स का क्या मतलब है, या ये वो फैक्टर जो कि बैलेंसिंग फैक्टर्स होते हैं। जैसा कि ये इक्वेशन में देखें, मैंने यहाँ पे H2NO2 के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या लगाया हुआ है, 2। दिस इज़ अ बैलेंसिंग फैक्टर। तो मैंने इसको, जो मेरी दूसरी इक्वेशन है ना, वो A B C D जो मैंने लगाया है वो यही बैलेंसिंग फैक्टर जो कि इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह से यहाँ पे देखें, यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, इसके साथ भी 1 है और इसके साथ क्या है, 2 है। दिस आर द बैलेंसिंग फैक्टर टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन है और उसको बैलेंस करने की, चूँकि इक्वेशन मेरे पास ए बी सी वेरिएबल में लिखी है, तो यहाँ पे जो मैंने बैलेंस करने के लिए जो नंबर इस्तेमाल कर रही हूँ वो भी मैं क्या ले रही हूँ, वेरिएबल्स में ही, सी डी ए बी, ये सारे उनके बैलेंसिंग फैक्टर्स हैं जो कि हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इज़ इट क्लियर। और इस बैलेंसिंग फैक्टर को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, ये आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, CIENT कोफिशिएंट्स, इनको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। अच्छा जी, तो अब इसमें भी हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन लगाना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पीछे इक्वेशन में लगाया था। क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें हम फॉरवर्ड और रिवर्स सेक्शन को हम लोग सेपरेटली पहले डिस्क्राइब करेंगे। तो इसमें पहले मैं बताऊँगी कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। और एक्टिव मास किसका आ जाएगा, रिएक्टिंग सब्सटेंस का। ठीक है, और रिएक्टिंग सब्सटेंस यहाँ पे कौन है, रिएक्टेंट्स हैं, ए एंड बी है। चूँकि 2 रिएक्टेंट है तो मैं क्या करूँगी कि इनके इस मास को, ए और बी को, मैं इनका प्रोडक्ट लूँगी। ठीक है, यहाँ पे आपने प्लस का निशान नहीं लगाना, प्लस लगाओगे तो वो पूरे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके साथ ये जो इसके बैलेंसिंग फैक्टर है या कोफिशिएंट है, ये क्या होती हैं, ये इनकी पावर बन जाती हैं। जैसे कि ए का कोफिशिएंट कौन सा है, स्मॉल ए, इसकी पावर ए बन जाएगी, और इसका भी क्या है, स्मॉल बी, इसकी पावर इसकी बी बन जाएगी। इज़ इट क्लियर। ठीक है, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वलेंट टू ए एंड बी, और इनकी कोफिशिएंट उसकी क्या बन गई है, रेज टू देयर पावर, उनकी पावर बन गई है। ठीक है, बाकी सारा वैसे ही है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इतना लंबा लिखने के बजाय मैं एक और चीज़ भी यहाँ पे लिख सकती हूँ, डैट इज़ कैपिटल R, F, R फॉर रेट, F फॉर फॉरवर्ड, रेट ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इज़ इक्वलेंट टू, कोफिशिएंट लगाऊंगी मैं, डैट इज़ K, और चूँकि फॉरवर्ड रिएक्शन है तो KF। ठीक है, इसी तरह से A एंड B। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया फॉरवर्ड। इसी तरह से रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन is directly proportional to the active mass of reacting substance। यहाँ पे active mass of reacting कौन सा होगा, C और D, तो C और D इसका active mass, और इनकी कोफिशिएंट क्या बन जाएंगी, इनकी पावर्स बन जाएंगी। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम लोग क्या लगाएंगे,
कांस्टेंट लगाएंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन हम इसको ऐसे में लिख सकती हूँ आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर फॉर रेट एंड आर फॉर रिवर्स। रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन इज़ इक्वल टू, इसको हटा के मैं यहाँ पे कांस्टेंट लगाऊंगी के आर, और बाकी वैसे ही सी और डी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस और एट इक्विलिब्रियम स्टेट, साथ ही चूँकि हमने फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन लिख लिया है, अब हम किस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट में हमने पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्विवेलेंट टू द रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्विवेलेंट टू द रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारे पास क्या है, दिस वन। मैं वैल्यूज़ प्लेस करूँगी, ये इक्विवेलेंट टू ये है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ। तो मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड की जगह मैं लिख लूँगी के एफ ए एंड बी। इसी तरह से रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन इक्विवेलेंट टू दिस, तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू प्लेस कर सकती हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के आर सी एंड डी। ठीक है, बाकी वही स्टेप की कॉन्स्टेंट्स को अलहदा करना है और हमने कंसंट्रेशन को या एक्टिव मैसेज को अलहदा करना है। ये कॉन्स्टेंट इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, के एफ ओवर के आर। इसी तरह से ये कंसंट्रेशन ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास कंसंट्रेशन बन जाएगी सी एंड डी। ठीक है, और अगेन दोनों कॉन्स्टेंट्स को डिवाइड करने से आंसर एक और कांस्टेंट आता है, तो के एफ ओवर के आर इज इक्वलेंट टू के सी। हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आई है, डेट इज सी डी ओवर ए एंड बी। अच्छा, यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन आ रही है, डेट इज़ के सी इज इक्वलेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ सी डी। क्या चीज़ थी, रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर ए बी क्या चीज़ है, सॉरी सी डी हमारे पास प्रोडक्ट है और ए बी हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि के सी क्या है, डेट इज़ दी इक्वलेंट टू द रेशो। रेशो का मतलब डिवीजन है। ठीक है, किस किस की डिवीजन है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। और रिएक्टेंट का क्या है, एक्टिव मैस, और प्रोडक्ट का भी क्या है, एक्टिव मैस। और इसके ऊपर हमने ये क्या डाली हुई है, ये इनके कॉफिशिएंट है जो कि उनकी क्या बन गई हैं, पावर। सो मैं इसको इस तरह से डिफाइन कर सकती हूँ, डेट इज़ द equilibrium constant is equivalent to the product of the active masses of the product। पहला जो प्रोडक्ट है उसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, किसका मल्टीप्लिकेशन है, एक्टिव मैस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स का एक्टिव मैस, रेज टू पावर द कोफिशिएंट, जिनके ऊपर उनकी जो कोफिशिएंट वो क्या है, उनकी पावर है, टू द, यानी कि ये रेशो किसके साथ है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैस। अगेन एक्टिव मैसेस का मल्टीप्लिकेशन, किसका एक्टिव मैस है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैस ऑफ द रिएक्टेंट्स का, यानी कि ए और बी का, और रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट। सो क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैस ऑफ द प्रोडक्ट रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैस ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर coefficient। Is it clear? So this is the all about the law of mass action. Thank you.